सत्यं परं परगुं सत्यगुं सत्येन न सुवर्गान् लोकाच्छवन्ते कदाचन सतागुं हि सत्यं तस्मात् सत्। स्थान माया है, आकाश, अंतरिक्ष, दूरी मिथ्या है। क्या आप जानते हैं कि जिसे आप स्थान यानी स्पेस कहते हैं वो पूरी तरह से एक मानसिक रचना है। कल्पना कीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और आपकी नजर एक साधारण सी कुर्सी पर पड़ती है जो मेज के ठीक बगल में है। आप कुर्सी को ध्यान से देख रहे हैं। यदि हाथ बढ़ाएं तो उसकी सतह को छू भी सकते हैं और कुर्सी व मेज के बीच की छोटी सी जो दूरी है शायद 1 या 2 फीट की, उसको स्पष्ट रूप से महसूस भी कर सकते हैं। यह दृश्य पूरी तरह से वास्तविक और ठोस लगता तो है। हमें सच में ऐसा ही लगता है कि यह कुर्सी यहाँ है और मेज वहाँ है और उनके बीच का स्थान सच है। लेकिन क्या हो अगर तर्क और अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊं कि यह पूरा दृश्य, स्थिति, दूरी और स्थान की अवधारणा सिर्फ एक धोखा है और बस आपके मन का एक चतुर छलावा है। दरअसल हमारी 5 इंद्रियां दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद और गंध निरंतर बाहरी दुनिया से सूचनाएं ग्रहण करती रहती हैं। ये सूचनाएं अनुभूतियों या परसेप्शंस के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। मस्तिष्क एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। वो इन सूचनाओं को छानता है और प्रासंगिक सूचना को प्राथमिकता देता है और अप्रासंगिक को अनदेखा करता है और उन्हें हमारे पराभौतिक चित्त तक पहुंचाता है। वहाँ चित्त इन सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संगठित करता है जैसे कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। इसीलिए जो अनुभव उत्पन्न होते हैं वो एक अदृश्य पर्दे पर प्रोजेक्ट होते हुए महसूस होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर फिल्म चलती है। और यही वो पर्दा है जिसे हम स्थान या स्पेस कहते हैं। इसको समझना थोड़ा कठिन है पर मैं आपको इसे आसान तरीके से समझाता हूँ। जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम स्थान को समझते हैं। क्या आपको पता है कि स्थान 6 तरह के होते हैं? सबसे पहले आता है अनुभूत स्थान। वह स्थान जो हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है। यह वो दूरी है जो आप और आपके सामने रखी कुर्सी के बीच में है या सड़क पर दौड़ती 2 कारों के बीच है। ये वो स्थान है जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में ठोस और वास्तविक प्रतीत होता है। इंग्लिश में इसे एक्सपीरियंस्ड स्पेस या नॉर्मल स्पेस कह सकते हैं। जरा सोचिए, यदि आप अपनी आंखें बंद कर लें तो यह स्थान लुप्त हो जाता है। अब आप इसे नहीं देख सकते। यही कारण है कि दृष्टि बाधित व्यक्ति से नहीं देख सकते और वो अपने साथ एक छड़ी या केन रखते हैं। वे इसे जमीन पर टैप करके चलते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि उनके लिए नक्शे का काम करती है। वो ध्वनि बताती है कि सामने खाली जगह है या कोई दीवार है। यहाँ से हमने जाना कि अनुभूत स्थान का अनुभव इंद्रियों पर आधारित है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ना ही देख सकता है और ना ही सुन सकता है तो उसे इस स्थान का कोई अनुभव नहीं होगा। दूसरा स्थान है खगोलीय स्थान, जिसे इंग्लिश में सेलेस्टियल स्पेस या मैक्रोकॉस्मिक स्पेस कहते हैं। यह वो आकाश है जो ग्रहों, नक्षत्रों और तारों के बीच की दूरी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 9.5 करोड़ मील की दूरी है। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगभग 2,40,000 मील की दूरी है। ऐसे ही किसी दूरस्थ आकाशगंगा तक लाखों प्रकाश वर्षों में दूरी मापी जा सकती है। यह स्थान हमारी नंगी आंखों से अनुभव नहीं हो सकता। इसे देखने के लिए हमें दूरबीन, गणित और फिजिक्स के सूत्रों की जरूरत पड़ती है। खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोलॉजर्स पैरालैक्स विधि से तारों की दूरी को मापते हैं। हबल टेलीस्कोप जैसे उपकरणों के बिना ये हमारा ही सौरमंडल और आकाशगंगा काफी हद तक हमारे लिए अदृश्य हो जाएगा। ये तो आपका भी अनुभव है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को छूता प्रतीत होता है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके बीच लाखों मीलों की दूरी है। तीसरा स्थान है अंतराण्विक स्थान।
जिसे इंग्लिश में माइक्रोकॉस्मिक स्पेस कहते हैं। ये वो अति सूक्ष्म दूरी है जो परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच या फिर अणुओं में परमाणुओं के बीच पाई जाती है। ये स्थान हमारी नंगी आंखों या इंद्रियों से बिल्कुल अनुभव नहीं किया जा सकता। इसे समझने के लिए हमें रसायन विज्ञान, गणित और अत्याधुनिक उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक पानी के मॉलिक्यूल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी मात्र 0.1 नैनोमीटर होती है, जिसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जैसी तकनीकों से मापा जाता है। चौथा स्थान है ज्यामितीय स्थान, जिसे इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल स्पेस या एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल स्पेस कहते हैं। यह वो स्थान है जो गणित और ज्यामिति के क्षेत्र में होता है, जहां रेखाएं, आकृतियां और आयाम होते हैं। यह द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल, जैसे ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया इत्यादि, और त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम इत्यादि, और कभी कभी चतुरायामी यानी 4 डायमेंशनल होता है, जैसे कभी कभी सैद्धांतिक गणित और फिजिक्स के प्रश्नों में समय भी आ जाता है। यह स्थान हमारी इंद्रियों से परे विशुद्ध रूप से वैचारिक और गणितीय होता है, जो माप, रेखाओं की लंबाई और आकृतियों के परिमाण तक सीमित होता है। पांचवा स्थान है मानसिक स्थान, जिसे इंग्लिश में मेंटल स्पेस या साइकिक स्पेस कहते हैं, और हमारे शास्त्रों में इसे चित्त आकाश के रूप से जाना जाता है। चित्त यानी मन और आकाश यानी स्थान। यह वो सूक्ष्म स्थान है जहाँ स्वप्न, कल्पनाएं और विचार होते हैं। यह स्थान भौतिक दुनिया से परे है। यहाँ कोई ठोस सीमा नहीं है। इसका अनुभव आपको स्वप्नावस्था में होता है, जहाँ आप तरह तरह के स्वप्न देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप स्वप्न में होते हैं तो आपको उस पल के अनुभव पूरे वास्तविक लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं तो वो सारा स्थान गायब हो जाता है। ये वही स्थान है। छठवां और अंतिम स्थान है चैतन्य स्थान, जिसे इंग्लिश में स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यह वो धरातल है जो सभी अन्य स्थानों, चाहे वह अनुभूत स्थान हो या खगोलीय स्थान हो या अंतराण्विक स्थान हो या ज्यामितीय स्थान हो और मानसिक स्थान हो, ये सभी का आधार बनता है। यह वो असीम पर्दा है जो इन सभी का परम आधार है। हमारी इंद्रियों से अनुभूत स्थान, दूरबीन से खगोलीय स्थान, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अंतराण्विक स्थान, गणित से ज्यामितीय स्थान और स्वप्नों और विचारों से मानसिक स्थान का अनुभव होता है। पर ये सभी अंत में चैतन्य स्थान के प्रकाश में ही प्रकाशित होते हैं। अगर उसे हटा दें तो इनमें से किसी भी स्थान का अनुभव नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक मुर्दे को किसी भी स्थान का अनुभव नहीं होगा, न ही खगोलीय स्थान का, न ही अंतराण्विक स्थान का, न ही ज्यामितीय स्थान का, न ही मानसिक स्थान का और न ही अनुभूत स्थान का, क्योंकि वहां चैतन्य स्थान ही नहीं है जो इन सभी का आधार बन सके। क्योंकि अंत में चैतन्य स्वरूप अनुभव करता ही वो पर्दा है जिस पर सारे अनुभव प्रकट होते हैं। अब तक हमने स्थान के 6 रूपों को, अनुभूत स्थान, खगोलीय स्थान, अंतराण्विक स्थान, ज्यामितीय स्थान, मानसिक स्थान और चैतन्य स्थान को समझा। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, जब स्थान के इतने भिन्न भिन्न रूप हैं तो क्या इन्हें एक ही स्थान कहना उचित है? और अगर स्थान वास्तविकता में सत्य है तो इनमें से कौन सा स्थान सत्य है? क्योंकि अनेक सत्य नहीं हो सकते। 6 अलग अलग तरह के सत्य तो नहीं हो सकते, और जब हम एक स्थान के दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं तो वो मिथ्या प्रतीत होते हैं। मान लीजिए आप किसी को एक सादा सफेद कागज दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें लाखों सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, और अगर उस व्यक्ति को माइक्रोस्कोप या कीटाणुओं की कोई जानकारी नहीं है तो वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। उसके लिए वो कागज बस एक सफेद सतह है, यह उसका अनुभूत स्थान है। लेकिन जब उसी कागज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तो वहां लाखों बैक्टीरियाओं की जीवंत दुनिया दिखाई देती है। अब बताइए, क्या सत्य है? आपकी आंखों का अनुभूत स्थान जो कागज को एकदम खाली दिखाता है, या अंतराण्विक स्थान जो उसी कागज को सूक्ष्म बैक्टीरिया और वायरस जैसे करोड़ों जीवों से भरा दिखाता है? दोनों एक साथ सत्य कैसे हो सकते हैं? या तो आंख सत्य बोल रही है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
रात को आकाश की ओर देखने पर तारे छोटे छोटे बिंदु लगते हैं, मानो बहुत पास हो, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि वो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। शक्तिशाली टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें खगोलीय स्थान की अनंतता को दिखाता है, जो हमारी नंगी आंखें कभी नहीं देख सकती। तो क्या ये खगोलीय स्थान सत्य है? अगर हाँ, तो आपकी आंखों का अनुभव जो तारों को पास दिखाता है, क्या वो गलत है? किसी एक को तो गलत होना चाहिए ना। और अगर इन दोनों को सत्य मान भी लें, तो बेचारे ज्यामितीय स्थान का क्या होगा, जो गणित की अमूर्त दुनिया में रेखाओं और आयामों को मापता है और वहीं तक सीमित है। या बेचारे मानसिक स्थान का क्या होगा, जहां आप स्वप्न में अनंत समुद्रों और महलों को देखते हैं, जो जागने पर सब गायब हो जाता है और अभी भी आप वहीं विचार और कल्पना कर रहे हैं। कोई वस्तु जितना दूर होगी, उतना उसके पास जाने पर उसका आयाम बदल जाएगा। जैसे दूर स्थित दो पर्वतों के बीच की दूरी अगर कई मील भी हो, वह दूर से देखने पर एक दूसरे के बहुत पास ही लगेंगे। या फिर सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो सूर्य और चंद्र एक दूसरे को छू रहे हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वो तो एक दूसरे से करोड़ों मील दूर हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भले ही दूर की वस्तुएं हमें दूर से एक दूसरे के पास प्रतीत हो रही हैं, लेकिन वहां जाने पर उनके बीच में काफी दूरी मिलेगी। ग्रह नक्षत्रों के बीच की दूरी हमारी अनुभूति में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि गणित और यंत्र हमें बताते हैं कि उनके बीच में बहुत अधिक दूरी है, इसलिए वहां स्थान तो होना ही चाहिए। इसीलिए हम खगोलीय स्थान की अवधारणा बना देते हैं। ऐसे ही हमें कभी अंतराण्विक स्थान की अनुभूति नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे यंत्र अणुओं परमाणुओं के बीच दूरी बताते हैं, इसीलिए हम वहां भी अंतराण्विक स्थान की अवधारणा बना लेते हैं। यदि हमारी गति बहुत तेज है या फिर गुरुत्व का प्रभाव बहुत अधिक है, वहां पर रोज का स्थान काम नहीं आता, जैसा कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। बहुत तेज गति या बहुत अधिक गुरुत्व के कारण समय और स्थान दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में जब भौतिक स्थान की अवधारणा काम नहीं आती, तो हम ज्यामितीय स्थान की अवधारणा गढ़ लेते हैं और तरह तरह के गणितीय स्थान, आकाश और आयाम गढ़ लिए जाते हैं। ऐसे ही स्वप्न में भी स्थान होता है, सुबह उठते ही, लेकिन वो गायब हो जाता है। और दो विचारों के बीच में भी तो खाली स्थान होता है। थोड़ी देर पहले मैंने चैतन्य के स्थान की बात की थी, जो हमारा छठा स्थान था। सत्य कहें तो वो कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसका आयाम ही शून्यता है। चैतन्य कोई वस्तु नहीं है जो किसी एक स्थान में पड़ी हो, बल्कि सारे ही स्थान उसमें प्रकट हैं। वो सारे ही स्थान रूपी अनुभवों का अनुभव करता है, और वो पर्दा है जिस पर सभी तरह के स्थान प्रकट होते हैं। स्थान बस एक मानसिक मॉडल मात्र है, जो हमारी उत्तरजीविता में उपयोगी है। अगर ये ना हो तो हमारा अनुभव व्यवस्थित नहीं होगा। कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, कितनी दूर खाना मिलेगा, मेरा घर कहाँ है, इत्यादि। इसीलिए चित्त ने उत्तरजीविता के लिए स्थान का अनुभव गढ़ लिया है। चित्त में इंद्रियों द्वारा प्राप्त सभी अनुभवों का संयोजन होता है। एक आंख वाले व्यक्ति को अनुभूत स्थान की ठीक ठीक अनुभूति नहीं होती। वो सिर हिलाकर जान सकता है कि कौन सी वस्तु कितनी दूर रखी है, पर उसे ठीक तरह से अंतराल वैसा नहीं दिखाई देता जैसा दो आंख वाले व्यक्ति को दिखता है। यहाँ से हम जान सकते हैं कि स्थान इंद्रियों पर निर्भर है। अगर इंद्रियां नहीं तो स्थान भी नहीं। जो व्यक्ति दृष्टिबाधित है, जिसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसके लिए अनुभूत स्थान है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति छड़ी को जमीन में मारकर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से पता लगाते हुए चलते हैं कि सामने दीवार है या खाली जगह, लेकिन अगर वो सुन भी ना पाए तो उनके लिए अनुभूत स्थान का कोई अस्तित्व नहीं होगा। उनके लिए तो खगोलीय स्थान और अंतराण्विक स्थान भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका अनुभव भी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के माध्यम से अंत में तो आंखों के से ही होता है। क्या आपको पता है कि अलग अलग जीव जंतुओं को एक ही स्थान का अनुभव एक ही समय अलग अलग तरह से होता है? उदाहरण के लिए पक्षियों की आंखें उनके चेहरे के दोनों तरफ होती हैं, जिनसे उन्हें 360 डिग्री दिखाई देता है, जबकि मनुष्य की आंखें सामने होती हैं, जिनसे उन्हें सिर्फ 180 डिग्री दिखाई देता है।
कई पक्षियों को रात के अंधकार में बहुत अच्छा दिखाई देता है, जैसे उल्लू। वहीं मक्खी की 1000 आंखें होती हैं, जिनसे उन्हें हर चीज बहुत धीमी गति में दिखाई देती है। और मधुमक्खी को कई 1000 रंग दिखाई देते हैं। ऐसे ही पानी में रहने वाले जीवों को पानी के अंदर बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बाहर उतना साफ नहीं दिखाई देता। हर जीव एक ही स्थान का अनुभव एक ही समय अपने अलग अलग तरह से करता है। किसके स्थान का अनुभव सबसे सटीक है? एक मधुमक्खी जो हजारों रंग देख रही है, या एक साधारण मक्खी जो हर चीज को 10 गुना धीमी रफ्तार से देख रही है? एक उल्लू जो अंधकार में भी बहुत अच्छा देख रहा है, या एक बाज जिसे दिन में बहुत अच्छा दिखाई देता है? सबको एक ही समय एक ही स्थान का अलग अलग तरह से अनुभव होता है। अब आप ही बताइए, अलग अलग जीवों को एक ही समय एक ही स्थान का इतना अलग अलग अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी इंद्रियां अलग अलग हैं। उल्लू की आंख की क्षमता अलग है और बाज की अलग, मधुमक्खी की अलग है और मक्खी की अलग। इसीलिए उनको एक ही स्थान की अनुभूति भी अलग अलग तरह से होती है। इसका मतलब क्या निकला कि स्थान की अनुभूति पूरी तरह से इंद्रियों पर निर्भर है। नशे की स्थिति में व्यक्ति स्थान का अनुमान नहीं लगा पाता है, इसीलिए लड़खड़ाने लगता है और कई बार तो गिर भी जाता है, क्योंकि नशे के कारण इंद्रियां सही से काम नहीं कर रही। स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम विषाक्त पड़ा है, इंटॉक्सिकेटेड है। अब आप ही बताइए, दर्पण यानी शीशे में स्थान कहाँ से आ जाता है, जबकि वहां तो बस दीवार है। वस्तुएं तो समझ में आता है कि दर्पण में प्रतिबिंबित होती हैं, लेकिन खाली स्थान जो कि है ही नहीं, वो कैसे दर्पण में दिखाई दे रहा है? चित्त दर्पण के अंदर खाली स्थान को कैसे दिखा रहा है? जो त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल मूवी और पिक्चर्स होती हैं, उनमें स्थान का आभास कहाँ से आता है, जबकि पर्दे में तो कोई स्थान नहीं है। पर्दे के अंदर कोई आकाश, अंतराल या दूरी नहीं है, वो तो सिर्फ एक सतह है। आपने 3D कंप्यूटर गेम्स भी खेले ही होंगे, वहां कैसे स्थान आ जाता है कि उस कंप्यूटर स्क्रीन के पर्दे के अंदर तो कोई स्थान या आकाश नहीं है, बस 0 और 1 इलेक्ट्रॉनिक्स सूचनाएं हैं। वो सूचना स्थान में कैसे परिवर्तित हो गई? वर्चुअल रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता में स्थान कहाँ से आ जाता है? वहाँ चीजें तो बहुत वास्तविक लगती हैं, वहाँ का स्थान और आकाश भी वास्तविक लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ भी वास्तविक नहीं है। जिन लोगों ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग किए हैं, उन्हें पता है कि सूक्ष्म लोकों में भी समय और स्थान बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही वो फिर से अपने भौतिक शरीर में लौटते हैं तो सब गायब हो जाता है। रोज रात जो आप सपने में स्थान देखते हैं, तो वहां स्थान कैसे प्रकट हो जाता है और जागने पर कहां चला जाता है? पिछली वीडियो में आपने जाना कि सपने में समय भी प्रकट हो जाता है और वो आपकी स्मृति से आता है, आपकी जागृत अवस्था की याददाश्त से आता है। ठीक वहीं से स्थान भी आता है। आंख बंद करके अंधविश्वास करना बंद करिए, आपका ये सभी प्रत्यक्ष अनुभव है। अब तर्क और अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और निष्कर्ष तक स्वयं पहुंचिए। स्थान भी समय के जैसे चित्त निर्मित है। क्या ये हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों पर निर्भर नहीं है? क्या ये किसी स्मृति से नहीं आ रहा है? ठीक जैसे हमारा व्यक्तिगत चित्त, हमारा मन जागृत अवस्था की स्मृति के आधार पर स्वप्न में स्थान, आकाश, दूरी और समय की अवधारणा बना देता है, बिल्कुल वैसे ही विश्व चित्त यानी ईश्वर का मन हमारी जागृत अवस्था में स्थान, दूरी, समय और आकाश की अवधारणा बना रहा है। जो बुद्धिमान और तार्किक हैं, अब वो ये पूछ सकते हैं कि अगर स्थान ही नहीं है तो हम कहाँ चलते हैं? ये कार और प्लेन से हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? ये सैटेलाइट और स्पेसशिप कैसे अंतरिक्ष में जाते हैं? अगर स्थान और आकाश ही नहीं है तो ये सब कैसे संभव है? अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने माया की आकाश रूपी परत को चीरने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज्ञान मार्ग में तर्क और अनुभव ही परम प्रमाण है, और वह अनुभव आपका अपना होना चाहिए। कही कहाई सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास नहीं करते। तो दो स्थानों के बीच आकाश, दूरी या स्थान तब ही होगा जब उनके बीच गति यानी मोशन संभव हो। अब आप इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आप कभी लखनऊ से आगरा या आगरा से लखनऊ नहीं गए,
तो यहाँ पर अब आप अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच कोई दूरी, स्थान या आकाश है भी या नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तब तक तो नहीं जब तक आप स्वयं या तो आगरा से लखनऊ या लखनऊ से आगरा नहीं जाते और उनके बीच के स्थान, दूरी और आकाश का अनुभव स्वयं नहीं कर लेते। इसीलिए स्थान, दूरी और आकाश का अनुभव गति यानी मोशन पर आधारित है। जब तक आप स्वयं जाएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि उनके बीच में कोई स्थान, दूरी या आकाश भी है या नहीं। अगर मोशन या गति ही नहीं तो आप स्थान, आकाश या दूरी की परिकल्पना कैसे करेंगे। इसीलिए स्थान, दूरी और आकाश का बोध पूरी तरह से गति यानी मोशन पर ठीक ठीक वैसे ही टिका है जैसे समय परिवर्तन पर टिका है। अब आप ही बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि आप गति में हैं। दरअसल जब भी आप गति में होते हैं तब आप निरंतर अपनी वर्तमान अनुभवों की तुलना वर्तमान स्मृति से करते हैं, और अगर उनके बीच में परिवर्तन दिखता है तभी आपको पता चलता है कि आप गति में हैं, अन्यथा नहीं है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे अगर आपके घर से स्कूल जाने के रास्ते में पहले एक पीएनबी ब्रांच और उसके बाद एक 5 स्टार होटल पड़ता है और आप अभी घर से स्कूल जा रहे हैं, तो जैसे ही आप उस होटल को देखेंगे जो कि आपका वर्तमान अनुभव है, वैसे ही आप अपने वर्तमान होटल को देखने के अनुभव की तुलना अपने कुछ सेकंड पुराने स्मृति से करेंगे जब आप उस पीएनबी ब्रांच के सामने से जा रहे थे। वर्तमान अनुभव की तुलना जब भी कुछ देर पुरानी वर्तमान स्मृति से करते हैं तो इसमें जो अंतर निकलता है वही गति का बोध कराता है। अगर वर्तमान अनुभव और वर्तमान स्मृति में ये अंतर ना निकले तो जानते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ हुआ कि आप स्थिर हैं, यानी स्टेशनरी हैं, आप गतिशील नहीं हैं, आप चल ही नहीं रहे हैं। फिजिक्स की भाषा में कहें तो आप रेस्ट में हैं। गति यानी मोशन बस वर्तमान अनुभव और वर्तमान स्मृति के बीच का परिवर्तन है। अगर परिवर्तन अधिक हो तो गति भी अधिक है, और अगर परिवर्तन कम हो तो गति भी कम है। और हम सब ने मायाबोध वाली वीडियो में तर्क और अनुभव के आधार पर यह बात अच्छे से समझी थी कि जो भी परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। सत्य वही है जो कभी नहीं बदलता, और ये बात ज्ञान मार्ग का अटल सत्य है। तो वर्तमान अनुभव और वर्तमान स्मृति के बीच का परिवर्तन जिसे हम गति यानी मोशन कहते हैं वो कैसे सत्य हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन का ही तो नाम माया है और गति स्वयं वर्तमान अनुभव और वर्तमान स्मृति के बीच का परिवर्तन है। और रही बात वर्तमान अनुभव की तो वो भी परिवर्तनशील होने के कारण असत्य है, और रही बात वर्तमान स्मृति की तो वो तो हम पहले से ही जानते हैं कि निरंतर नई स्मृति छप रही है, अब पुरानी स्मृति हम भूलते जा रहे हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। आज से 15 साल पहले आपने किस रंग का कपड़ा पहना था ये शायद ही आपको याद हो। इसीलिए सारी ही स्मृति परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या है। जो अभी की वर्तमान स्मृति है वो भी धीरे धीरे समय के साथ आप भूल जाएंगे। अब जब वर्तमान अनुभव और वर्तमान स्मृति दोनों ही झूठ साबित हो गए तो इनके बीच के परिवर्तन जिसे हम गति कहते हैं वो कैसे सत्य हो सकता है। और जब गति ही सत्य नहीं है तो उसके आधार पर बनी स्थान, दूरी, आकाश, अंतरिक्ष और देश इत्यादि की अवधारणाएं कैसे सत्य हो सकती हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो स्थान की माया आपकी बुद्धि के सामने ऐसे ही ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी और आप सत्य के एक कदम और पास पहुंच जाएंगे। हमने तर्क और अनुभव के आधार पर पिछली वीडियो में जाना कि समय जैसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक अंधविश्वास मात्र है। और इस वीडियो में हमने जाना कि स्थान, आकाश, दूरी और अंतरिक्ष जैसा भी कुछ नहीं होता। स्पेस भी उतना ही अंधविश्वास है जितना टाइम है। अंधविश्वास करना छोड़िए, बुद्धि का प्रयोग करिए। आप ज्ञान मार्ग के साधक हैं। तर्क और अपने स्वयं के अनुभव से सत्य जानिए। स्थान बाकी सभी अनुभवों की तरह चित्त निर्मित है। सभी स्थान आप चैतन्य स्वरूप अनुभवकर्ता में हैं। आप किसी एक स्थान में नहीं हैं। आप वो शाश्वत साक्षी हैं
और सर्वव्यापक चैतन्य है जो देश काल से सर्वथा परे है। स्थान, देश, अंतरिक्ष, आकाश और काल इत्यादि रूपी लहरें आप अनुभवकर्ता रूपी अनंत चैतन्य समुद्र में उठती और गिरती रहती हैं। धन्यवाद।